हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो सीबीएसई ने इशू किया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 20 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है जो ग्लास का बना हुआ है, उसकी फोकल लेंथ आपको दे दी गई है 20 सेंटीमीटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। What will be the new focal length when it is placed in a medium of refractive index 1.25? अगर हमने 1.25 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख दिया तो नई फोकल लेंथ क्या होगी वो हमें पता करनी है। इस फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बताना है। व्हाट डज इट सिग्निफाई, और ये क्या सिग्निफाई करता है वो भी हम लोगों को बताना है। तो ये न्यूमेरिकल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल जो है उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा दैट विल बी लेंस मेकर फॉर्मूला, और लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 minus 1/r2, where r1 and r2 are the radius of the curvatures, और जो म्यू है आप लोगों का वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। फर्स्ट केस की अपना बात करेंगे। फर्स्ट केस में हमने जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर रखनी है। म्यू का मतलब यहाँ पे है म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए, क्योंकि ग्लास का बना हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर में रखा हुआ है तो इसीलिए एयर में हम लोग चेक करेंगे। R1 R2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इनको एज इट इज रख देंगे। म्यू जी की वैल्यू आपको 1.5 दी हुई है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो आप लोग पुट कर भी सकते हो या फिर डायरेक्टली माइनस कर दो। देयर विल बी नो चेंज इन दी आंसर। तो ये आपका बन जाएगा 0.5 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप 0.5 को जब डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो इट विल बिकम 0.5, नीचे पॉइंट हटाने के लिए आप ऊपर 10 लगा दो, तो मतलब 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू मेरे को मिल गई है फर्स्ट इंफॉर्मेशन को यूज करके, एंड दिस इज कम आउट एज 1/10। दिस इज लेट मी से इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस में हम लोगों ने फोकल लेंथ तो पता करनी है 1/f। म्यू जी ग्लास तो एज इट इज है, लेकिन अब ग्लास के आसपास क्या रख दिया आपने? कोई और मीडियम रख दिया है जिसको मैंने म्यू एम मान लिया, और 1/r1 और r2 तो चेंज होंगे ही नहीं क्योंकि सेम आप लेंस यूज कर रहे हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है 1/1.5, और मीडियम जिसमें रखा है दैट इज 1.25 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू 1/10 आई है, तो वो हम लोगों ने पुट कर दी फ्रॉम 1। एलसीएम लेके व्हेन यू विल सॉल्व 1.50 लिख लेते हैं और माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 1/10, तो ये आपका बन गया 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 1/10। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 25/125 इंटू 1/10, तो 1/50 आ गया आपका। एफ निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दो तो यू विल गेट 50 सेंटीमीटर, तो यानी कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है और पॉजिटिव रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर निकल के आ गई है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, बट डज इट सिग्निफाई, इसका मतलब ये है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है, और फोकल लेंथ अगर बढ़ जाती है तो पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लेकिन रहेगा ये कन्वर्जिंग यानी कि कन्वेक्स
लेंस ही। चलिए इनके साथ आंसर मैच कर लेते हैं, कुछ चेंज करना हुआ तो हम लोग चेंज कर देंगे। तो 50 सेंटीमीटर आई है, तो फोकल लेंथ यस, तो वी आर गेटिंग राइट आंसर। नहीं, फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है। द सिग्निफिकेंस ये है कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग ही रहेगा, तो मतलब हमारा सारा आंसर बिल्कुल सही है। हमने पावर वाली एक लाइन ऐड कर दी है, तो आप ऐड कर सकते हो कि पावर कम हो जाएगी, कोई यहाँ पे आपको गलत नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आप चलते हैं। नेम द EM waves which are suitable for radar system। रडार सिस्टम के लिए जो EM waves है वो बताइए कौन सी चाहिए, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। इसके लिए आपको वो जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो पता होना चाहिए। मैं वहां से देख के आपको बता रहा हूँ माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स इसका सही आंसर आएगा। माइक्रोवेव्स जो है वो रडार सिस्टम के लिए सूटेबल है, जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज करते हैं। राइट द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी की रेंज दी हुई है मैं प्रदीप की बुक से उठा रहा हूँ, 3 × 10⁹ हर्ट्स टू 3 × 10⁻11 हर्ट्स। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। इफ अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन इट इज नाउ, एक्सप्लेन। तो जो अब टेम्परेचर है वो उससे कम होता या ज्यादा होता अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो मतलब कोई गैस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, CO2 गैस भी नहीं होगी। CO2 आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस मतलब क्या है कि ये सन की रेस को ट्रैप कर लेती है, इंफ्रारेड को, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो CO2 और भी कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस ना होने की वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो पाएगा, और जो टेम्परेचर है वो क्या आ जाएगा, लोअर जाएगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है जी, हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो इन्हीं गैसेस की वजह से रहता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। An EM wave exerts pressure on the surface on which it is incident justified। एक EM वेव प्रेशर लगाती है सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर ही आती है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, इसके लिए क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम लोग, सी पार्ट। देखिए हमें पता है अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग रेडिएशन प्रेशर यहाँ पे जाएंगे। प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। और जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया। अब हम लोग मोमेंटम की यहाँ पे बात करते हैं, एरिया तो है ही है क्योंकि सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, टाइम भी होगा। तो अगर वहां पे मोमेंटम की बात हो रही है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी फोर्स, तो इसलिए वो प्रेशर लगाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है EM वेव का, दैट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू U बाय C। वट इज U? U यहाँ पे आपके पास एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और C इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपके पास C होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। तो अब U का आगे फर्दर फॉर्मूला होता है S इंटू ए डिवाइड बाय C। जो S है वो होता है एक पॉइंटिंग वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। और इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल एनर्जी फ्लो, यानी एनर्जी जो परपेंडिकुलर आनी चाहिए पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में यूनिट एरिया पे पर यूनिट
टाइम। तो दिस इज योर पी, लीनियर मोमेंटम। अब जब एक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और अगर वो वेव यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना मोमेंटम दे रही है उस सरफेस को, वो मोमेंटम दे रही है u बाय सी। अगर ये EM वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो जो मोमेंटम डिलीवर होगा दैट विल बी 2u बाय सी, क्योंकि यहाँ से जितनी एनर्जी आ रही है उसी आपने कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दिया। तो P इधर मोमेंटम हो गया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है तो माइनस पी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या चीजें हम लोग कह रहे हैं कि अगर मोमेंटम का यहाँ पे चेंज हो रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली है फोर्स लग रही है, और फोर्स लग रही है तो फोर्स अपॉन एरिया के अकॉर्डिंगली देयर विल बी अ रेडिएशन प्रेशर, यानी कि ये वो फोर्स है जो कि एक यूनिट एरिया के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगाएगी और उसको हम लोग रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का 11th का सी पार्ट जस्टिफाई हो जाएगा। हम लोग एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव इज द राइट आंसर। 108 हर्ट्ज नहीं होगा, यहाँ पे 10 दी पावर 8 हर्ट्ज होगा, तो 10 दी पावर 11। यहाँ पे 10 दी पावर 8 है, प्रदीप में 10 दी पावर 9 दिया हुआ है। चलिए एनसीईआरटी वाली आप डेटा उठा लेना। अर्थ का अगर एटमोस्फेयर नहीं होता तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता और टेम्परेचर लो हो जाता, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मोमेंटम कैरी करती है, पी का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन स्पीड हो गया, और इसे ठीक है हमने रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया है, तो वो आप लोग जरूर लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया करके, और ये वैल्यूज वहां पे जरूर पुट करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको चॉइस भी मिली है, दो पार्ट्स है, लेट अस डू दैट। इफ द स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर आइडेंटिकल, अगर जो स्लिट्स हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वो आइडेंटिकल यानी कि सेम है, then intensity at any point on the screen may vary between 0 and 4 times to the intensity due to single slit। तो जो इंटेंसिटी है वो कहता है 0 से लेके 4 टाइम्स तक हो सकती है अगर दो की जगह पर एक यानी कि सिंगल स्लिट होता तो। देखते हैं वो करते हैं। हमें पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर डबल स्लिट की बात हो रही है तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference between the two waves। अब आइडेंटिकल का मतलब है कि I1 की जो वैल्यू है वो I2 के इक्वल है, और उसे हम लोग लेट में IR लिख लेते हैं इसको और I लेट कर लेते हैं। तो IR इज इक्वल टू I प्लस 2 I cos phi। तो ये आपके पास बन गया है I प्लस I 2I, I इंटू आई स्क्वेयर, और जब रूट आ जाएगा तो अकेला I रह जाएगा, दैट इज cos phi। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गया। अब उन्होंने केस 1 की बात करते हैं हम लोग। केस 1 में अगर फाई हमारे पास 0 डिग्री हो जाए, मतलब फेस डिफरेंस 0 है, तो आई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2I प्लस 2I एंड cos 0। cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो 2I प्लस 2I दैट इज इक्वल टू 4I। तो ये हमने प्रूव करना था कि 0 और 4I के बीच में होता है, तो 4I तो अपना पास आ गया। केस सेकंड के लिए अगर फेस डिफरेंस को हम लोग 180 डिग्री कर देंगे तो आई आर विल बी 2I प्लस 2I cos 180, और cos 180 की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो ये बन जाएगा 2I माइनस 2I दैट विल इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटेंसिटी है वो 0 से लेकर 4I के बीच में वेरी करेगी। अगर सिंगल स्लिट की हम लोग बात करें, सिंगल स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी है दैट इज I। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट डन हो गया। चलिए आंसर एक बार हम लोग मिला लेते हैं। टोटल इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस, दो इंडिविजुअल सोर्सेज हैं विच आर इक्वल, 0 पे 4I1 हो गया, 590 पे I 0 है, 90 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, बट फिर ये टर्म 0 बनेगी, I प्लस I तो 2I हो जाएगा यहाँ पे।
1 नहीं, 90 पे तो 0 कैसे होएगा, ये 90 पे तो 0 नहीं हो पाएगा। चलिए 180 रखिए एक बार आप लोग, ठीक है ना। कुछ अगर वेरीफाई हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे 90 पे तो 0 हो नहीं सकता कभी भी। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। Draw the intensity distribution as a function of a phase angle when diffraction of light takes place. Coherently illuminated single slit. तो single slit की वजह से हमें यहाँ पे पैटर्न तैयार करना है, और आपको विद रिस्पेक्ट फेस एंगल आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन वहां पे पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू फेस एंगल। कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान है। सेंटर में आपको पता है कि ये जो कर्व है वो मैक्सिमम जाती है, तो इट विल बी लाइक दिस। और फिर जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। सिमिलरली पैटर्न यहां से भी होगा लाइक दिस, ठीक है जी। ये हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे फेस एंगल फाई अपॉन ए लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा बाय ए, 3 लैम्डा बाय ए, 4 लैम्डा बाय ए। ये नेगेटिव में आ जाएगा, -3 लैम्डा बाय ए, -4 लैम्डा बाय ए, ये -5 लैम्डा बाय ए। यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है फेस एंगल दैट इज 0, 0 आप बोल सकते हो। पे हम लोग डॉटेड बना सकते हैं लाइक दिस, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आप लोगों का ड्रॉ हो गया। इंटेंसिटी, ठीक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, टू डी लैम्डा बाय ए होता है, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द लेंस, या स्लिट बोल दो, और लैम्डा वेवलेंथ है, एंड ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो इस तरीके से पैटर्न हमारा तैयार हो गया। चलिए आंसर मिला लेते हैं अपना। यू कैन चेक यहाँ पे, दिस इज आई नोड, और ये इसी तरीके से पैटर्न बन रहा है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लिख दिया है, या ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डन हो गया। तो इसी के साथ सेक्शन बी कंप्लीट हुआ है। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।